हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का अगला विशेषांक, शेष नाग। जिनकी गोद के जगत पालक विष्णु भगवान शयन करते हैं, जिनके 5 फनों में 5 प्रलंकारी विष वास करते हैं, जो पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करके उसकी रक्षा करते हैं, ऐसे हैं हमारे पूज्य देवनाग, शेषनाग। हमारे अगले पूज्य देवनाग है नागराज वासुकी। देवता और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में मथनी की रस्सी का कार्य नागराज वासुकी ने ही किया था। हम नागों का इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली है। कल तुम्हारा राज्यभिषेक होने जा रहा है। कल से तुम नागद्वीप के नए राजा होगे, और नागद्वीप का राजा हमेशा से ही पृथ्वी के सभी नागों का सम्राट होता है। इसलिए तुमको हमारे गौरवशाली इतिहास से परिचित होना ही चाहिए। कौन सा इतिहास? गौरवशाली इतिहास या बनाया हुआ झूठा इतिहास? ये क्या कह रहे हो कुमार विशांक? हम नागों का इतिहास एकदम सच्चा है। तो फिर ये क्या है? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरती हुई सूर्य के चक्कर लगाती है। उनके पास इस बात के सबूत भी हैं। और आप कहते हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है, वरना वह क्षीर सागर में डूब जाती। आप ही बताइए, मैं सच किसको मानूं? विज्ञान सच कहता है विशांक, लेकिन हम भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ सही कैसे हो सकती हैं? ध्यान से सुनो विशांक। हमारे पुराणों में जो लिखा गया है कि शेषनाग ने पृथ्वी को जल में डूबने से बचाया हुआ है, यह सत्य है। लेकिन चित्रकारों ने इस सत्य को अपनी कल्पना से बनाया है। शेषनाग अभी भी इस पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। उन्होंने धरती को अपने फनों पर उठाया भी हुआ है, लेकिन ऐसा वे पृथ्वी के केंद्र में रहकर कर रहे हैं। अगर लावे के सागर पर तैरती पृथ्वी के भूखंडों को वे ना उठाए रहें, तो पृथ्वी के भूखंड धीरे धीरे लावे के सागर में डूबते जाएंगे और जल का स्तर ऊपर उठता जाएगा। अंत में पृथ्वी के भूखंड जल समाधि ले लेंगे और थल पर रहने वाले हम जैसे प्राणी समाप्त हो जाएंगे। इस सत्य में कलाकारों ने अपनी कल्पना को जोड़कर वह चित्र बनाया है जिसको तुम देखते हो। सच में, यानी विज्ञान भी सही है और हम भी, यानी नागों ने ही थलचर जीवों को बचाया हुआ है। हमारा इतिहास सचमुच गौरवशाली है महात्मन। जब तक शेषनाग रहेंगे, पृथ्वी जल में नहीं डूबेगी। समुद्र में गश्त के दौरान सावधान रहना सीखो नाविक। सावधानी हूं सर। वैसे भी परमाणु शस्त्रों से युक्त इस आणविक पनडुब्बी के सामने तो मूर्ख ही आएगा। रडार पर कुछ दिख रहा है सर। 3 वस्तुएं तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही हैं। पता नहीं चल रहा है कि ये मिसाइल हैं या जीवित प्राणी। ये तो 3 आदमी जैसे सांप हैं, कोई अजीबोगरीब समुद्री जीव। शायद ये हमको हमलावर और या फिर अपना भोजन समझकर अटैक कर रहे हैं। शॉक शील्ड को एक्टिवेट करो। वे पनडुब्बी की दीवार से चिपक कर झटका खा रहे हैं एडमिरल। गुड। जल्दी ये मंद बुद्धि प्राणी समझ जाएंगे कि स्टील की इन मोटी दीवारों को छूना तक नुकसानदायक है। पर सर, ये तो शौक पाकर और ताकतवर हो रहे हैं। तीनों जीव एकाएक गायब हो गए। एडमिरल, शायद वे समझ गए हैं कि अंदर आने की कोशिश करना बेकार है। ये तो अंदर आ गए बिना कोई छेद करे, पर कैसे? अरे, इन्होंने तो तोड़फोड़ मचा दी। ये हमारे संचार यंत्रों को खराब कर रहे हैं। पर ये चाहते क्या है? ये कुछ बोले तो हम जाने। हम मैसेज नहीं भेज सकते, तो मुझे खुद बाहर जाकर ये सूचना नौसेना अधिकारियों तक पहुंचानी होगी, मदद बुलानी होगी। वरना आणविक पनडुब्बी पर कब्जा करके ये प्राणी कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? पर क्या मैं इतनी गहराई से सतह तक जिंदा पहुंच पाऊंगा? पनडुब्बी का एक बहादुर नाविक अपनी जान पर खेलकर इमरजेंसी हैच द्वारा बाहर आने में सफल हो गया था, और मदद ज्यादा दूर नहीं थी। अपनी सर्प नौका को और तेज चलाने का आदेश दो नागराज। हमको पहले ही देर हो चुकी है। कहीं हमारे पहुंचने से पहले विशांक का राज्यभिषेक ना हो जाए। पूरे ब्रह्मांड के सर वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन अगर नागराज ही नहीं होगा तो समारोह का मजा फीका हो जाएगा। चिंता मत करो सोडांगे, हम समय पर पहुंच जाएंगे। वैसे भी विशांक हमारे बगैर राज्यभिषेक नहीं कराएगा। महात्मा कालदूत के सामने उसकी एक भी जिद नहीं चलेगी नागराज। इसलिए समय पर पहुंचने की कोशिश करो। हाँ, ये क्या? ओह, आह, शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए नागराज। आप तो नेवी के कैडेट लगते हैं। आसपास तो कोई जहाज नजर नहीं आ रहा है। फिर आप कहाँ से आ रहे हैं? पन पनडुब्बी से। हमारी एक न्यूक्लियर पनडुब्बी नीचे समुद्र में है, परंतु उस पर कुछ जादुई शक्ति वाले नागों ने हमला कर दिया है। आदमियों जैसे नागों ने। आह, अरे ये तो बेहोश हो गए। कुछ इच्छाधारी नागों ने एक आणविक पनडुब्बी पर कब्जा कर लिया है। उनका इरादा नेक तो नहीं हो सकता। मुझे उनको रोकने जाना ही पड़ेगा।
लेकिन विशांक का राज्याभिषेक? एक आणविक पनडुब्बी के खतरे से दुनिया को बचाना ज्यादा जरूरी है सुडांगी। राज्याभिषेक तो मेरे बगैर भी हो सकता है। कुछ ही पलों के बाद एक लंबी सांस लेकर नागराज समुद्र की छाती को चीरता हुआ नीचे उतर रहा था। मेरे शरीर में समा जाओ सोडांगी, और सर्प नौका तुम नाविक को सुरक्षित तक तक पहुंचा दो। वह रही पनडुब्बी। धामन, नागराज आ रहा है, अब क्या होगा? कहीं ये अंदर आ गया तो फिर ये अंदर मरेगा। पर घबरा मत, नागराज के पास मेरे जैसी कोई शक्ति नहीं है। ये दीवारों को पार करके अंदर आ ही नहीं सकता। तू अब ध्यान से सुन, या तो हमको आणविक मिसाइलों को चलाने का रास्ता बता, या फिर हम तुझको इस दुनिया से जाने का रास्ता दिखा देंगे। बताता हूँ। इस चाबी को इस लॉक में डालना पड़ता है, फिर टू 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 का कोई बटन दबाना पड़ता है, फिर निशाने को सेट करके लाल बटन दबाना पड़ता है, तब मिसाइलें निशाने के लिए चल पड़ती हैं। ये आपने क्या किया सर? आणविक मिसाइलों को ये कहीं पर भी तबाही मचा सकते हैं। मैंने इनको जो प्रोसेस बताई है वह मिसाइलें दागने के लिए नहीं, बल्कि मिसाइलों को लॉक करने के लिए है। लेकिन इससे होगा क्या सर? ये जल्दी समझ जाएंगे कि हमने इनको गलत सूचना दी है, फिर तो हमें इनको सच बताना ही पड़ेगा, वरना ये हमें मार डालेंगे। सैनिक मौत से नहीं डरते नाविक, मुझे मौत का डर नहीं है, मुझे इस बात का डर है कि अगर हम मर गए तो फिर इनका इस पनडुब्बी पर पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। ये झूठ तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा समय हासिल करने के लिए बोला है। समय हासिल करके हमें क्या मिलेगा सर? नागराज, नागराज को अंदर आने के लिए समय चाहिए, और नागराज अंदर आ जाएगा तो हम ये लड़ाई बिना लड़े ही जीत जाएंगे। नागराज पनडुब्बी के अंदर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। उफ, ये पनडुब्बी तो चारों तरफ से सील बंद है। वह नाविक जिस हैच से आया था वह भी बंद हो चुका है, और उसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मेरे फेफड़ों की ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है। नागराज ना तो पनडुब्बी के अंदर घुस पा रहा था, और ना ही उसके पास सतह तक जाने का वक्त बचा था, जबकि उसका बेसब्री से इंतजार कहीं और हो रहा था। चलो कुमार विशांक, अब ये जिद छोड़ भी दो। राज्याभिषेक का मुहूर्त बीता जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड के जल, थल और नभ सर्प, यहाँ तक कि दिव्य और देव सर्प भी आग भी पहुंच चुके हैं, लेकिन नागराज नहीं पहुंचा है। बगैर नागराज के मैं राज्याभिषेक नहीं कराऊंगा। देख विशांक, जिद करेगा तो पिटेगा। नागराज तो देर सवेर आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा शुभ मुहूर्त अब 200 साल बाद ही आएगा। तो 200 साल तक इंतजार कर लीजिए दादा कालदूत। रुक तो, अरे रुक विशांक। इधर विशांक नागराज का इंतजार कर रहा था, और उधर मौत नागराज के इंतजार में थी। आह, दम घुट रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अगर कुछ ही सेकंडों में अंदर जाने का रास्ता ना मिला तो मेरा अंत निश्चित है। पर अंदर जाऊं किधर से? यह आणविक पनडुब्बी जिस धातु मिश्रण से बनी है उसको तोड़ पाना मेरे लिए तो असंभव है। नागराज की जान के साथ साथ पनडुब्बी में मौजूद नाविकों की भी जान जाने वाली थी। तूने जैसा बताया हमने वैसे ही किया, लेकिन मिसाइल नहीं चली, यानी तूने हमसे झूठ बोला। अब ये जुबान और कुछ नहीं बोलेगी। हम अपना काम तेरी मदद के बगैर भी पूरा कर लेंगे। तुम्हारे काम के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम सबका समय जरूर पूरा हो चुका है। नागराज, तू अंदर कैसे आ गया? अंदर आने के सारे रास्ते तो बंद है। सारे रास्ते कभी बंद नहीं होते, एक ना एक रास्ता जरूर खुला रहता है, और इस मामले में यह रास्ता पेरिस्कोप के शीशे का था। मुझे अपने शरीर को इच्छाधारी कणों में बदलकर अंदर आने के लिए सिर्फ एक मामूली सा सुराग चाहिए था, और उस छेद से अंदर आने के बाद मैंने ध्वंसक सर्पों की मदद से शीशे को गलाकर उस सुराग को भर दिया। अब मेरे सवाल का जवाब दो। यह तो स्पष्ट है कि तुम जल सर्प हो, लेकिन तुम इस पनडुब्बी को कब्जे में लेना क्यों चाहते हो? यह पनडुब्बी हमारे प्रतिबंधित क्षेत्र में आ गई है नागराज, और इस क्षेत्र में आने वाली किसी भी बाहरी वस्तु को हम अपने कब्जे में कर लेते हैं। ऐसा जल सर्प राज का आदेश है। अगर ये सच है तो तुम मुझसे मिसाइल दागने का तरीका क्यों पूछ रहे थे? हम इस युद्ध यंत्र की विनाश क्षमता को जानना चाहते थे। मैं अभी जहां जा रहा हूं वहां पर तुम्हारे महाराज महाव्याल भी मुझे मिलेंगे, मैं उनसे बात कर लूंगा। फिलहाल तुम इनको छोड़ दो। हमको स्पष्ट आदेश मिले नागराज, हम इनको जल सर्वराज के आदेश के बगैर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे बात कर लेता हूँ। तब तक तुम इन मानवों के साथ सम्मान से पेश आओ। नागराज का यह उसूल था कि वह दूसरे राज्यों के कानून में दखल तब तक नहीं देता था जब तक कि उसको यह भरोसा ना हो जाए कि उसका सामना राज्य के कानून के रखवालों से नहीं, बल्कि उस राज्य का कानून तोड़ने वालों से हो रहा है। तुम्हारे हाथ पर यह निशान, मैं इस निशान को पहचानता हूं। यह निशान उन कैदियों के हाथ में दागा जाता है जो जल सर्प देश के दुर्दांत अपराधी होते हैं। तुम जरूर जल सर्प राज्य की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कैद से निकल भागे हो, और बदला लेने के लिए इस विनाशकारी पनडुब्बी को हत्याना चाहते हो। अगर तू ऐसा समझता है तो ऐसा ही सही, लेकिन तेरे समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता नागराज।
हमको जो काम दिया गया हम उसको पूरा करके ही रहेंगे और तू हमें रोक नहीं सकता। तू इनसे तुम इनसे निपटो नागराज, तब तक हम मेंढक पर जाकर पनडुब्बी को सतह तक ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम नहीं होने देंगे। उधर नागराज मरेगा और इधर तुम सभी मानव मरोगे। सोडांगी, शीतनाथ, तुम जाकर नाविकों की रक्षा करो। इस अष्टपाश सर्प से मैं निपट लूंगा। ठाक। मुझसे निपटेगा नागराज, बगैर मेरी शक्तियां जाने। अष्टपाश सर्प तेरे को एक एक करके अपनी शक्तियां दिखाएगा और मेरी हर शक्ति तुझको तेरी मौत के और करीब ले जाएगी। आह, इसका शरीर तो ठोस मशीनों के आर पार हो गया। अरे कहाँ गायब हो गया अष्टपाश सर्प? मैं यहां हूं नागराज। चोट से तो तुझ पर बेहोशी छा रही है नागराज। अब मैं तुझको दो टुकड़ों में चीर डालूंगा और ये बेहोशी मौत की नींद में बदल जाएगी। सोडांगी और शीतनाग सर्प को भी बराबर की टक्कर मिल रही थी। ये मामूली शक्ति वाले जल सर्प नहीं है। अगर मामूली होते तो ऐसे काम के लिए हमको भेजा ही नहीं जाता। वैसे अगर ये बात तुम्हारे भेजे में घुस गई हो तो भाग लो, वरना हमारे बार तुमको भेजे में घुसकर उसको फाड़ डालेंगे। ओफ, इन मुसीबतों को काबू में लाने का समय लगेगा। पर ये क्या? अगर मुझको नक्शों का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो इस यंत्र में निशाना नागदीप पर सदा है। पर क्यों? अब तो इन सर्पों को काबू में करके इसका कारण जानना ही पड़ेगा। आह, क्या हुआ? इन प्राणियों ने कंट्रोल्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी, जिसके कारण उसके कारण मिसाइलें जाम होने के साथ साथ एक्टिवेट भी हो गई हैं। इससे होगा क्या? 2 मिनटों के अंदर अंदर मिसाइलें फट जाएंगी और इस पनडुब्बी के साथ साथ हमारे भी चिथड़े उड़ जाएंगे। नागराज तब भी कैप्टन की आवाज पहुंच गई थी। साय! इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा और इसका सबसे अच्छा और तेज तरीका है इसकी भुजाओं को काट देना। खच खच। अरे इसकी भुजाएं तो फिर से उग रही हैं। तू मेरी शक्तियों के धीरे धीरे समझ रहा है नागराज, लेकिन अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। आह, इसकी कटी भुजाएं मुझसे चिपक कर मेरा रक्त चूस रही हैं। ऐसा करने से ये जल्दी ही गल जाएंगी, लेकिन तब तक मुझको कमजोर करने का काम कर जाएंगी। अब तो मेरा मरना तय है नागराज। हम तो सर पर कफन बांध कर ही आए हैं। हमको मृत्यु का डर नहीं है। अब पनडुब्बी फटने से पहले ना हम यहां से जाएंगे और ना ही तू। और तेरे मरने से जल सर्पों के सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा हो जाएगा। ठाक! आह, मैं जल सर्पों का सबसे बड़ा दुश्मन कब से हो गया? ये बाद में सोचूंगा। अभी तो इस मुसीबत से निपटने का तरीका सोचना है। अगर ये एक कैदी था तो जल सर्प इसको कैद में कैसे रखते थे? लोहे की दीवारों के तो ये आर पार चला जाता है। ठोस चीजें इसका रास्ता रोक नहीं सकती, लेकिन क्या इसकी ये शक्ति तरल माध्यम में भी काम करेगी? इस ख्याल की जांच करनी पड़ेगी। दंसर सर्पों के लगातार वारों ने धातु को पिघलाकर तरल बना दिया था। बड़ाम! और नागराज को पता चल गया कि अष्टपाद सर्प को बंदी कैसे बनाया जा सकता है। आह, मैं फंस गया हूं। तू ये राज कैसे जान गया नागराज कि मुझे तरल धातु द्वारा कैद किया जा सकता है? इससे पहले मुझको पारे की दीवारों में कैद करके रखा जाता था, जिसको पार करने की कोशिश मैं हर बार फंस जाता था। नागराज, हमने इसके साथियों को भी कब्जे में कर लिया है। शाबाश! अब ये हमको सच्चाई बताएगा। इसने अभी कहा था कि इसको ये काम दिया गया था। किसने दिया है तुमको ये काम? नागराज, इसने परमाणु मिसाइलों का निशाना नागदीप पर सेट किया हुआ था और इस वक्त नागदीप पर पूरी दुनिया के सर्प धराज मौजूद मौजूद हैं। यानी कोई इन अपराधी सर्पों की मदद से पूरी दुनिया के सांपों के नेतृत्व को खत्म करना चाहता है। अब तो मुझे उसका नाम बताना ही पड़ेगा, वरना तेरी जान जाएगी। उसका और मेरा मकसद है नागराज, और उस मकसद के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जान तो तेरी जान ही है। एक बार ये धातु ठंडी होकर ठोस हो जाए, फिर मुझे आजाद होने में समय नहीं लगेगा और तेरी जान जाने में भी समय नहीं लगेगा। नागराज, जल्दी चलो, पूछताछ का समय नहीं है। अब ये सब मरीन फटने में सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। हमने इमरजेंसी व्हीकल को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मैं इनमें से किसी एक सर को ले चलता हूँ। व्हीकल में सिर्फ एक ही आदमी की जगह है। भार बढ़ाए तो व्हीकल सतह तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन लेकिन इस षड्यंत्र का रहस्य जानना जरूरी है। जिंदा रहोगे तो रहस्य जानने के और भी रास्ते मिल जाएंगे। अभी चलो, कीमती सेकंड बर्बाद हो रहे हैं। इमरजेंसी व्हीकल के अलग होने के 10 सेकंड बाद ही पनडुब्बी एक भीषण धमाके के साथ फट पड़ी। मुझे उन जल नागों के मरने का अफसोस है। काश हम उनको बचा पाते। ये सारी मुसीबतें उनके ही कारण आई हैं। अब ना जाने कब तक इस क्षेत्र का पानी रेडिएशन से प्रदूषित रहेगा। इसी वक्त एक अनजान स्थान पर नागराज ने हमारी योजना को चौपट कर दिया। अब हम जो भी योजना बनाएंगे
उसको वह नष्ट कर देगा, क्योंकि अब वह सतर्क हो गया है। अब हम कभी सफल नहीं हो सकते। हमको सफल होना ही है, क्योंकि अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब किसी ऐसी शक्ति का वार करना होगा जिसका जवाब नागराज के पास भी ना हो। नागद्वीप में विशांक, अब जिद छोड़ो और सामने आ जाओ विशांक। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा राज्यभिषेक नागराज के आने के बाद ही होगा। विशांक, क्षमा करें, थम। शेषनाग राजकुमारी विसर्पी का परिणाम स्वीकार करें देव। अति सुंदर। हमको पता नहीं था कि नाग सुंदरी अप्सराओं को भी मात दे सकती हैं। सदैव सुखी रहो कुमारी। लेकिन देव, अगर आप यहाँ पर हैं तो पृथ्वी को कौन संभाले हुए? हमारे कई रूप हैं कुमारी विसर्पी। हमारा एक रूप यहाँ पर है और दूसरा रूप धरा को संभालते संभाले हुए है। चिंता मत करो, पृथ्वी सागर में नहीं गिरेगी। और नागद्वीप के एक अन्य कोने में। अब अगर तुम भागे विशांक, तो मैं तुम्हारे पैरों में सर्प बेड़ी तब तक के लिए डाल दूंगा जब तक तुम्हारा राज्यभिषेक ना हो जाए। स्वीकार है, लेकिन आप भी शपथ लें कि बगैर नागराज के आए मेरा राज्यभिषेक नहीं होगा। इसका आश्वासन मैं नहीं दे सकता, तो मैं भी कुछ पक्का नहीं कह सकता। ओ, आप लोग अभी तक यहीं पर हैं? चलो, अच्छा हुआ। मुझको तो लगा कि मुझे देर हो जाएगी। जल सरफराज महाव्याल, आप तो काफी पहले आ गए थे, फिर बीच में आप कहाँ चले गए थे? कुछ समस्या सामने आ गई थी महात्मन। मैं उसी का समाधान करने सागर में गया था। देखिए महात्मन, कौन आया है? ओह, मैं धन्य हो गया देव। आपने यहाँ पर दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर दिया। कालदूत का प्रणाम स्वीकार करें देव शेषनाग, और मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें देवनाग। धराधारक शेषनाग को नागराज का प्रणाम। ओ, तो तुम हो देव कालजयी के आशीर्वाद से जन्मे नागराज। बड़ी इच्छा थी तुमसे मिलने की। सुखी रहो वत्स। नागराज, अब मैं राज अभिषेक के लिए एकदम तैयार हूँ। चलिए महात्मा कालदूत, जल्दी चलिए ना। रुके महात्मा। विसर्पी, तुम शेषनाग जी और विशांक को लेकर चलो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है महाव्याल। और सौभाग्यवश आपके साथ साथ महात्मा कालदूत भी यहाँ पर है। ये भी सारी बात जान ले तो अच्छा होगा। कैसी जरूरी बात नागराज? आप मेरे साथ आइए देव शेषनाग। मुझे पता था कि आप यहाँ पर अवश्य आएंगे, इसलिए मैं आपके लिए एक विशेष भेंट लेकर आया था। समुद्र पे पैदा होने वाली ये अत्यंत जहरीली और स्वादिष्ट जलकुंभी जलखुंभी, ऐसा स्वाद आपने कभी चखा नहीं हो गया। कृपया भोग लगाइए देव। अवश्य अवश्य। एक तुम भी लो कुमार विशांक। खा लूं दीदी? हाँ विशांक, तुम इसे खा सकते हो। ये नागों के लिए बहुत पौष्टिक होती है। यम्मी। और पास में ही, हम जानते हैं नागराज, इस घटना की सूचना पाकर ही हम अपने जलराज में वापस आए थे। समझ में नहीं आता कि मानवों पर आक्रमण करने का दुस्साहस उन्होंने क्यों किया। मैंने नीर नागों यानी जल सर्पों को मानवों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। वे हमला मानवों पर नहीं कर रहे थे महाव्याल। वे उस पनडुब्बी के महासंगारी अस्त्रों का प्रयोग नागद्वीप पर करना चाहते थे, और उनको किसी ने ऐसा करने का आदेश दिया था। इस षड्यंत्र में और कोई भी शामिल है महाव्याल? अब मैं समझा, यह हमला मुझ पर किया जाने वाला होगा। हमलावरों को यह पता था कि मैं इस वक्त नागद्वीप पर हूँ। मुझको पता करना होगा कि वो कौन गद्दार नीर नाग है जो मुझको मारकर सागर राज्य को हथियाना चाहता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की कॉमिक शेषनाग के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।